मध्यकाल में न्याय हमारी पुस्तक का 1.3 जो पॉइंट है वो है मध्यकाल में न्याय। हमने प्राचीन में पढ़ा प्लेटो और अरस्तु और हम मध्यकाल में पहुंच गए। मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास का नाम प्रमुखतः लिया जाता है। देखो संत ऑगस्टाइन, इन्होंने ईश्वरीय राज्य की कल्पना करी थी। ईश्वरीय राज्य क्या होता है? इन्होंने राज्य को ईश्वर के समान माना था कि राज्य जो है वो ईश्वरीय तत्व है, राजा जो है वो ईश्वरीय है, ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड में इन्होंने लिखा है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह केवल चोर उचक्कों का शासन है। यानी कि ईश्वरीय राज्य है तो नेचुरल उसमें न्याय होगा, और अगर उसमें न्याय नहीं है तो कैसे लोगों का शासन हो जाएगा? चोर उचक्कों का, मतलब कि स्वार्थी, जो अपने निजी स्वार्थी होते हैं ना लोग, चोर उचक्कों का, मार काट लूट खसोट, जिसकी लाठी उसकी भैंस में तुझसे न्याय होगा, इस तरीके का मतलब हो जाएगा। तो संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य की कल्पना करते हुए न्याय को राज्य का एक प्रमुख तत्व मानते हैं और कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। यानी ईश्वर ने राजा को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, उसको कुछ निहित कर्तव्य अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य देकर भेजा है। यानी अगर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो न्याय की स्वतः प्राप्ति हमें हो जाती है। इसी समय थॉमस एक्विनास जो थे, इन्होंने अपने जो थिंकिंग थी, जो अपने थॉट थे, उनको न्याय से जोड़ते हुए बताया न्याय का जो एक प्रमुख पक्ष होता है वो कानून होता है। यहाँ कानून शब्द आ गया है। देखो अब तक कानून शब्द नहीं आ रहा था बच्चों, अब तक हम कर्तव्य पालन हुआ या हस्तक्षेप हुआ या वितरण हुआ, इस तरीके की बातें ही सुन रहे थे। लेकिन अब हमारे पास शब्द क्या आ गया है? कानून, जिसको हम वर्तमान में भी जानते हैं। तो कानून शब्द यहाँ आ गया है कि इन्होंने कानून और समानता दोनों को न्याय का आवश्यक तत्व माना। इनकी परिभाषा के अनुसार देखो, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। देखो व्यवस्थित शब्द आ गया हमारे पास, अनुशासित शब्द आ गया हमारे पास, कर्तव्य पालन शब्द आ गया हमारे पास, और व्यवस्था के द्वारा मांग शब्द आ गया हमारे पास। यानी कि न्याय क्या है? जब एक बिल्कुल व्यवस्थित एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। अनुशासित जीवन यानी जो हमें करना चाहिए वही हम करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करते हैं। तो अनुशासित जीवन जब व्यतीत करते हैं और अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों की डिमांड नहीं करते हैं, हम अपने कर्तव्यों के पालन करते हैं, और उस समय की जो व्यवस्था होती है, मतलब उस समय का जो राज्य होता है, उस समय की जो स्थिति होती है, उसके अनुसार हम जो अपना कर्तव्य करते हैं, एक्ट करते हैं, वो क्या है? वही न्याय है। यहाँ पर इन्होंने समानता बहुत अति आवश्यक मानी है, क्योंकि जब जीवन यापन करेंगे, उस कर्तव्य का पालन करेंगे, तो कर्तव्य का पालन कब कर सकते हैं? जब हमारे पास समानता होगी। तो इन्होंने इस चीज़ को कानून से जोड़ा है, यानी कानून और न्याय परस्पर संबंधित बता दिए हैं। तो देखो अब हमने प्राचीन काल पढ़ लिया, मध्यकाल में न्याय के लिए हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में न्याय। बच्चों देखो हमने प्राचीन काल पढ़ लिया है ना, प्लेटो पढ़ लिया, अरस्तु पढ़ लिया, ऑगस्टाइन पढ़ लिया, एक्विनास पढ़ लिया, और हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में न्याय। हमने मध्यकाल में कानून शब्द आ गया था हमारे न्याय में, है ना। अब इसमें जो डेविड ह्यूम जो प्रमुख विचारक हैं वो बताते हैं न्याय नियमों की पालना है। न्याय नियमों की पालना है, यहाँ पे बता रहे हैं ये न्याय नियमों की पालना है। और नियम कैसे होंगे? नियम सब हित का आधार है। मतलब ये बताते हैं कि न्याय, जिस राज्य में न्याय होगा वहाँ पर न्याय कब होगा? जब हम नियमों की पालना करेंगे। और नियम कैसे बनते हैं? नियम वैसे बनते हैं कि जिससे सभी का हित हो। तो ये एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि राज्य जो है, राज्य के द्वारा जो कानून बनते हैं, जो न्याय राज्य करता है, वो सभी के हितों को देखते हुए करता है। इसी में एक उपयोगितावादी विचारक हुए थे आधुनिक काल में, जेरेमी बेंथम। उनका मानना था कि उपयोगिता को आधार बनाते हुए न्याय करना चाहिए। अब उपयोगिता क्या? उपयोगिता चाहे सेवाओं का वितरण हो, चाहे उत्पादन का वितरण हो, चाहे शक्तियों का वितरण हो, वहाँ पे उपयोगिता को देखते हुए उनका वितरण करना चाहिए। यानी कैसी है वो उपयोगिता? कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उपयोगिताएं कैसी होनी चाहिए? कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। इसी प्रकार जॉन स्टुअर्ट मिल, अब जब मिल आए, मिल मालिक हो, मजदूर हो, इनमें ना आपस में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, समाज में दुर्व्यवहार की भावना। तो इनका जो था, उन्होंने कहा राज्य का प्रमुख तत्व क्या होता है? सुरक्षा।
राज्य क्यों अस्तित्व में आता है? राज्य सुरक्षा देने के लिए अस्तित्व में आता है ना। तो इन्होंने कहा सुरक्षा एक प्रमुख तत्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा प्रमुख तत्व होता है। इसी कारण मनुष्य नियम को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए मनुष्य नियम, देखो अभी हाल ही में देख लो, कोरोना चल रहा था, ऑनलाइन टीचिंग जो है हमने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, राज्य आपको सुरक्षित रखना चाहता है ना। लेटेस्ट उदाहरण हमारे पास है हमारी चीज़ को समझने के लिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं? सुरक्षा प्रमुख तत्व होता है और इसी के कारण मनुष्य जो होते हैं वो नियम को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उपयोगिता प्रमुख तत्व है। कुल मिलाकर जो आधुनिक हमारे विचारक थे वो उपयोगितावादी थे और उपयोगिता को प्रमुख तत्व मानते थे कि मनुष्य की संतुष्टि, मनुष्य का हित नियमों की पालना में ही है। पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में, है ना। जॉन रॉल्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस है। देखो जॉन रॉल्स आधुनिक विद्वान थे और इन्होंने प्राचीन अध्ययन से पूरा जो अपना विश्लेषण दिया, देखिए पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने पूरे राजनीतिक विश्लेषण में न्याय को परिभाषित किया है। इन्होंने प्राचीन जो विद्वान थे प्लेटो, अरस्तु, उनके द्वारा जो नैतिक नियम कर्तव्य बताए थे, न केवल उनको न्याय बताया, न इन्होंने मध्यकाल के जो एक्विनास थे और जेरेमी बेंथम थे इनको बताया, तो इन्होंने सभी का विरोध करते हुए अपना एक अलग ही सिद्धांत दिया है। इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत था अज्ञानता का पर्दा। तो अज्ञानता के पर्दे को सिद्धांत इन्होंने दिया, उससे समझाने को इन्होंने कहा कि जो न्याय है, ये से मतलब यहाँ पे न्याय है, न्याय संवैधानिक लोकतंत्र में दो मौलिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना। जो जॉन रॉल्स हैं वो बताते हैं संवैधानिक लोकतंत्र में दो मौलिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना होती है। कौन सी? वो कहते हैं एक तो अधिकतम स्वतंत्रता, क्या? अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की सुरक्षा का द्योतक है। मतलब व्यक्ति, जैसे आपको अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है ना, तो आपको ये राज्य में प्राप्त हो रही है, दूसरे व्यक्ति को भी तो प्राप्त हो रही है भाई। आपको पूरी आज़ादी मिली है 100%, तो जो राज्य दे रहा है तो राज्य सभी को दे रहा है। तो जब एक की सुरक्षा एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक तत्व पैदा कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा ये कहते हैं सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ सभी के लिए कल्याणकारी होता है। इनका मानना था कि राज्य के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ पैदा की जाती हैं, वो सभी के लिए कैसी होनी चाहिए? कल्याणकारी ही सिद्ध होती हैं। सबकी प्रगति को ही आवश्यक मानते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में निवास करेगा तो मनुष्य सुखी होगा। अब ये अज्ञानता का पर्दा क्या है? मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। इनका मानना है मनुष्य के अज्ञानता, आपको ये कह रहा है कि आप जहाँ हो वहीं स्थिर हो जाओ और कल्पना करो। क्या कल्पना करो? डेथ में जाना, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते। अब जब आप कुछ नहीं जानते हो, कुछ आपको पता नहीं है, तो आप क्या सोचोगे? सोचेगा मनुष्य हमेशा अच्छा, मनुष्य कभी भी गलत नहीं सोचेगा। विचार इसके हमेशा अच्छे होते हैं। आप अभी थॉट लिखते हो किसी भी चीज़ पर, तो आप अच्छे विचार ही लिखोगे, आप कभी भी गलत नहीं सोचोगे। आपके नज़र में सच बोलना अच्छा है तो अच्छा है, छल कपट नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगी छल कपट करना चाहिए, तो आप लोग क्या कहोगे? नहीं करना चाहिए। तो इनका ही कहना यही है कि सबकी प्रगति अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। उसमें ये बताते हैं कि मनुष्य जो है वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे निवास करे। मतलब कल्पना करो, इमेजिन करो इस चीज़ को। ये कौन सी अवस्था होती है? ये वो अवस्था होती है जहाँ मनुष्य अपनी योग्यता, मनुष्य अपने हित और उसकी क्षमता, मतलब जहाँ मनुष्य की योग्यता, हित और क्षमता सब कुछ समान हो। एक तरीके से अगर मैं मेरे विचारों में कहूँ तो ये एक आदिम अवस्था में नहीं पहुँच जाते हम, जहाँ मनुष्य का कोई चाहत नहीं थी, बस वो अपने आप को समान मान रहा था। तो इसकी आलोचना हम ये कर सकते हैं, परंतु ये हमें आलोचना नहीं करनी, हमें बताना है कि अज्ञानता के पर्दे में क्या है। अज्ञानता के पर्दे में ये मानता है हमें ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है, हम एक स्वर्णिम संसार स्वर्ग में विचरित कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करेंगे, हम इमेजिन करते रहेंगे। यानी ये वो स्थिति की मांग करता है। ये वाली स्थिति कब आएगी? ये वो डिमांड करेगा, आदर्श राज्य की कल्पना करेगा जहाँ सभी के लिए समान स्वतंत्रता हो, जहाँ अवसरों की समानता हो। और बेटे ये जो अज्ञानता के पर्दे से कब निकला जा सकता है? इससे भी निकला जा सकता है। ये स्वर्णिम अवस्था ज़्यादा थोड़ी रह सकती है, इतनी शांति कहीं हो सकती। तो इससे हीनतम को अधिकतम लाभ मिल जाए। मतलब जो हीनतम है, जिसको कोई योग्यता नहीं है, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, और उसको भी अधिकतम लाभ मिल जाए, तब क्या होगा? इस सिद्धांत का विरोध होने लग जाएगा। तो
कुल मिला के जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि न्याय जो है वो अधिकतम स्वतंत्रता का पक्षधर है, समता का पक्षधर है, सभी के हित के लिए होना चाहिए और इसमें सभी की समानता, योग्यता, यानी जीवन की जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकता है, उनका जो राज्य के द्वारा वितरण किया जाए, जो सरकार अपन इसी को समझ लो, जो सरकारी योजनाएं बनाई जाए, जो सरकारी फंड दिए जाएं, जो सरकारी दान दिया जाए, वो सभी के लिए समान हो, यानी जीवन की मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, हमेशा ध्यान रखना बेसिक नीड्स यही होती हैं। दूसरी सुरक्षा, ठीक है। और इससे कब हम अलग हट सकते हैं? जब न्यूनतम को अधिकतम लाभ मिले, जब हम देखें कि कोई हमसे कमजोर है और वो हमसे ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, तब हमें क्या आएगा? हमें भावना आ जाएगी कि हम इसका विरोध करें। ये न्याय का सिद्धांत है, जॉन रॉल्स के द्वारा दिया हुआ। भारतीय चिंतन में न्याय, तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय चिंतन में न्याय। अब देखिए भारतीय चिंतन, न्याय का तत्व भारतीय चिंतन का मूलभूत तत्व है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूलभूत आधार है, इसको नींव बोल सकते हैं। भारतीय चिंतन में प्रारंभ से ही न्याय पर विशेष बल दिया गया है, यहाँ तक कि चाहे हमारी भागवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वैदिक युग हो, उत्तर वैदिक काल हो, या फिर उसके आगे का काल आधुनिक काल हो, कोई भी हो, मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, विदुर, सब ने अपने अपने तरीके से न्याय तत्व को राज्य की नींव माना है। इसमें क्या है, भारतीय चिंतन में न्याय जो है उसको कर्तव्य पालन से जोड़ा गया है। आपको पता है हमारे जो परम पूज्य ईश्वर श्री कृष्ण है ना, परम आराध्य बोल सकते हैं क्योंकि मेरे आराध्य हैं तो वो कहते थे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, मतलब उन्होंने भी गीता में कर्म को प्रधान माना है और कर्तव्य पालन को, यानी भारतीय चिंतन में न्याय को कर्म से जोड़ा गया है, कर्तव्य से जोड़ा गया है। कर्तव्य का अर्थ है कर्म, यानी कर्तव्य पालन का महत्व स्वीकार किया गया है। और ये न्याय के कानूनी पक्ष का भी पक्षधर करते हैं। देखो, कर्तव्य पालन के साथ साथ कानून, जिस व्यवस्था में कानून नहीं होता है ना, वहाँ अराजकता हो जाती है, व्यक्तियों में डर नहीं होता है तो वो निरंकुश हो जाते हैं, कोई उन पर अंकुश नहीं होता है। तो भारतीय चिंतन में कानून का पक्ष लिया गया है कि जो कानून है वही न्याय है, कानून सदैव न्यायिक ही होगा, न्याय की निष्पक्षता का पक्षधर। अब भारतीय चिंतन ये कहता है न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, जो न्यायाधीश के पद पर है, जिसको न्याय का कार्य सौंपा गया है, जो न्याय कर रहा है, वो निष्पक्ष होना चाहिए, भाई भतीजेवाद के सवर्ण से दूर होना चाहिए, अपने स्वार्थ से दूर होना चाहिए, कोई सी लालच मोह माया से दूर होना चाहिए, यानी वो निष्पक्ष होना चाहिए। गरीब के लिए भी वही न्याय, अमीर के लिए भी वही न्याय, काले के लिए भी वही न्याय, गोरे के लिए भी वही न्याय, न्याय स्पष्ट होना चाहिए। इसके पश्चात आता है व्यक्ति के अधिकार और विशेष अधिकार। भारतीय चिंतन मानता है कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहेगा तो उसको अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ये एक सैद्धांतिक बात है। और व्यवहारिक बात में भारतीय चिंतन मानता है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। तो यहाँ कुल मिला के क्या हो गया बेटा, भारतीय चिंतन किसका पक्षधर हो गया? कर्तव्य पालन को ही न्याय मान रहा है, कानून का पक्षधर है, न्याय की निष्पक्षता का पक्षधर है और व्यक्ति के अधिकार विशेषाधिकार का पक्षधर है। इन पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने शब्दों में, बस आपको अर्थ समझना है कि कहना क्या चाह रहा है ये। अब हम पहुंच गए न्याय के विविध रूप पॉइंट 1.7 और हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। इसमें न्याय के विविध रूपों में क्या बताया गया है, देखो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब हम समझ गए हैं अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बात से हम समझ गए क्या चीज़ है, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। नैतिक न्याय क्या होता है? करने योग्य करना और नहीं करने योग्य नहीं करना, सच बोलना, अपने हितों को साधते हुए दूसरों का बुरा न करना, है ना, ये सब नैतिक न्याय। नैतिक नियमों का पालन जो है वो क्या है? नैतिक न्याय है। कानूनी न्याय यानी राज्य की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान हो, प्रत्येक व्यक्ति एक अपराध का दंड एक व्यक्ति के लिए दूसरा और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा नहीं होना चाहिए, एक अपराध का दंड सभी के लिए समान होना चाहिए। सामाजिक न्याय, समाज में रहने के लिए सभी को अपने अपने अवसरों की समानता प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक न्याय, व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए अपने सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर न्याय कंप्लीट हुआ है।
अब मैं जो आपको आगे होमवर्क दूंगी, एक इमेज में भेजूंगी, वो होमवर्क आपको करना है।